नमस्कार दोस्तों, बरबड़ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं श्यामलाल आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। देखिए, आज मैं नया सिद्धांत पाश्चात्य काव्य शास्त्र में नया सिद्धांत लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। उससे पहले हमने लॉन्जेनस का उदात्त का सिद्धांत पढ़ा और आचार्य कुंतक का वक्रोक्ति सिद्धांत पढ़ा और भट्टनायक का साधारणीकरण भी हमने पढ़ा है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में आज मार्क्सवाद लेकर आया हूं, तो मार्क्सवाद के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे मार्क्सवाद हमारे कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा एवं स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में शामिल है ये टॉपिक, तो अच्छे से आप इस टॉपिक को तैयार कर लें और आने वाले 2 या 3 सवाल आप सही कर सकें। मैं आपसे एक निवेदन भी करता हूं, इस चैनल को आप अपने तक ही सीमित नहीं रखें, अपने साथियों तक भी शेयर करें, मैं आपका आभारी रहूंगा। देखिए, मार्क्सवाद के बारे में बात करूं तो हिंदी में इनको मार्क्सवाद कहते हैं और अंग्रेजी में मार्क्सिज्म कहते हैं। कार्ल मार्क्स के विचारों का प्रभाव कला और साहित्य पर पड़ता है, ठीक है ना, इसी को मार्क्सवाद कहते हैं। ये आप ध्यान रखना। एक दार्शनिक हुए थे कार्ल मार्क्स हुए थे एक दार्शनिक, उनके विचारों का जो प्रभाव है वो कला और साहित्य पर पड़ता है, इसी को ही मार्क्सवाद कहा जाता है। दोस्तों, ये छोटी सी परिभाषा है मार्क्सवाद की। इससे आगे मैं बात करूं तो देखिए, मार्क्सवाद है और मार्क्सवाद के जो प्रतिपादक है वो प्रणेता है कार्ल हेनरिच मार्क्स है, ये आप ध्यान में रखें। समय इनका है 1818 से 1883, 1818 से 1883 इनका समय है और कार्ल हेनरिच मार्क्स है वो इनके प्रतिपादक है। मार्क्सवाद सिद्धांत के प्रतिपादक है कार्ल हेनरिच मार्क्स, समय 1818 से 1883। और एक नाम और है, वो है फ्रेडरिक एंजल इनके साथ में है, जिनका समय है 1820 से 1895। और अगर समय देखा जाए कि किस समय में इस मार्क्सवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो 19वीं शताब्दी के मध्य की बात है। ये 19वीं शताब्दी के मध्य की बात है, जब एक तरफ गरीब लोग गरीब होते जा रहे थे और अमीर लोग अमीर होते जा रहे थे। बीच में बहुत बड़ी एक खाई थी, ठीक है ना, बहुत बड़ी खाई थी। गरीब कुपोषित होते जा रहे थे, गरीब भूखमरे भूख से मर रहे थे। गरीबों के लिए न अन्न था, न धन था, न कपड़ा था, न मकान था, और एक तरफ अमीर लोग बड़े शान शौकत से जी रहे थे। उस समय की बात कार्ल हेनरिच मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल्स ने कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों से प्रभावित होकर 19वीं शताब्दी में एक मार्क्सवाद नाम का सिद्धांत चलाया, जिस सिद्धांत के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं। इस बात को आप ध्यान में रखें, ठीक है ना। देखिए, मार्क्सवाद के सूत्र बोल्शेविक, जर्मन, हर्जन, चर्निशेव जैसे चिंतकों में भी मिलते हैं। मार्क्स के सिद्धांत है ना, बोल्शेविकी, हर्जन, चर्निशेव जैसे चिंतकों को भी मिलते हैं ऐसे सिद्धांत। बाद में इस परंपरा को लेनिन, गोर्की, प्लेखानेव, कॉर्डवेल, जॉर्ज लुकाच व रॉल्फ फॉक्स आदि ने आगे इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया। अब महत्वपूर्ण सवाल यहां से बन सकते हैं और आप इसको महत्वपूर्ण तरीके से ही पढ़ें, पेन और कॉपी से साथ साथ में लिखते जाइए, ठीक है ना। बाद में आगे किसने बढ़ाया और पहले किसने शुरू किया, इस बात को आप ध्यान में रखें। अब परीक्षा में सवाल ऐसे पूछा जा सकता है कि कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को आगे बढ़ाने वाले या उनको आगे ले जाने वाले आचार्य है, दार्शनिक है,
तो आपको ध्यान में रखना है। और समय पूछा जाए तो समय 19वीं शताब्दी आपको ध्यान में रखना है। 19वीं शताब्दी में मार्क्सवाद का उदय होता है, ठीक है ना। 19वीं शताब्दी के मध्य में मार्क्सवाद का उदय होता है। और यह एक मान लीजिए एक गरीब यूनियन है, एक गरीब यूनियन है और वो प्रगति पे आना चाहती है, प्रगति करना चाहती है, वहां से ये शुरुआत होती है। देखिए, हाँ, कार्ल मार्क्स ने साहित्य व कला संबंधी अपने विचार लिटरेचर ऑफ आर्ट नामक किताब में प्रस्तुत किए। उनके ग्रंथ एक कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक नामक ग्रंथ की प्रस्तावना है। बहुत अच्छा ग्रंथ है और यह परीक्षा में पूछने लायक भी है। बहुत अच्छा ग्रंथ है, परीक्षा में पूछने लायक भी है। कार्ल मार्क्स ने साहित्य एवं कला संबंधी अपने विचार लिटरेचर एंड आर्ट नामक पुस्तक में लिखा, यह बात आप ध्यान में रखें। और उनके ग्रंथ का नाम है ए कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। उसमें इन्होंने लिखा है, क्या लिखा है? मार्क्सवाद सपनों और भावनाओं की कोमल भूमि को नहीं बल्कि सत्य और परिस्थिति के कठोर धरातल को स्वीकार करता है। बहुत अच्छी बात है दोस्तों, ये ध्यान रखना। कार्ल मार्क्स सपनों और भावनाओं की कोमल भूमि को नहीं बल्कि सत्य और परिस्थिति के कठोर धरातल को स्वीकार करता है। यही कार्ल मार्क्स की प्रथम अवधारणा है, यही मार्क्सवाद की प्रथम अवधारणा है। इस अवधारणा को आप ध्यान में रखेंगे। कार्ल मार्क्स की यही प्रथम अवधारणा है। मार्क्सवाद सपनों और भावनाओं की कोमल भूमि को नहीं बल्कि सत्य और परिस्थितियों के कठोर धरातल को स्वीकार करता है, ठीक है ना। इस बात को आप ध्यान रखें। बाकी कार्ल मार्क्स साहित्य संबंधी अपने विचार लिटरेचर ऑफ आर्ट नामक किताब प्रस्तुत किए, जो उनका आगे जाकर ग्रंथ हुआ, उस ग्रंथ का नाम है एक कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। इस बात को भी आप ध्यान में रखें। आगे मैं बात करूं तो देखिए, मार्क्सवादी चिंतन के रूप। मार्क्सवादी चिंतन के रूप कौन कौन से हैं उसके बारे में बात करूं तो देखिए, मार्क्सवादी चिंतन के यहां रूप दिए हुए हैं आपके सामने। दंडात्मक रूप, ऐतिहासिक रूप, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। दंडात्मक भौतिकवाद, दंडात्मक भौतिकवाद और एक है ऐतिहासिक भौतिकवाद, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। और तीसरा है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। चौथा है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। इन सारी चिंतन को हम आगे व्याख्या करेंगे, एक एक ही व्याख्या में आपको आगे बताऊंगा। दंडात्मक भौतिकवाद किसे कहते हैं, ऐतिहासिक भौतिकवाद या इतिहास भौतिकवादी व्याख्या किसे कहते हैं, या वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसे कहते हैं, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसे कहते हैं। अभी आपको यह ध्यान रखना है, मार्क्सवादी चिंतन के रूप कितने हैं। परीक्षा में ऐसा ही पूछा जा सकता है, मार्क्सवादी चिंतन के इनमें से रूप है या इनमें से नहीं है। पहला प्रश्न तो यहीं से बन जाता है, तो आप यहां बिल्कुल ध्यान रखें और इनकी व्याख्या एक एक ही आगे मैं करूंगा, ठीक है ना। हाँ, देखिए, पहला है दंडात्मक भौतिकवाद। दंडात्मक भौतिकवाद किसे कहते हैं, क्या है दंडात्मक भौतिकवाद? तो देखिए, संसार में दार्शनिक चिंतन के दो रूप मिलते हैं, एक अध्यात्मकवादी और दूसरा है भौतिकवादी। संसार में दो दंडात्मक रूप मिलते हैं, एक है अध्यात्मकवादी और दूसरा है भौतिकवादी। ये ध्यान में रखना है, इन दोनों को मिलाते हैं तो दंडात्मक भौतिकवाद होता है। ये संसार के दो रूप मिलते हैं। आध्यात्मिक जो रूप है वो ईश्वर में विश्वास करता है, आध्यात्मिक रूप है वो ईश्वर में विश्वास करता है, और भौतिकवादी रूप है वो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। दोस्तों, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दंडात्मक भौतिकवाद अपन पढ़ रहे हैं, मार्क्सवाद, कार्ल मार्क्स का सिद्धांत मार्क्सवाद, और उसमें चिंतन है दंडात्मक भौतिकवाद।
दंडात्मक भौतिकवाद के दो रूप हैं, एक है आध्यात्मिकवादी और दूसरा है भौतिकवादी। आध्यात्मिकवादी का मतलब है ईश्वर में विश्वास करने वाला, और भौतिकवादी का मतलब है ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। मैंने अभी कहा था कि मैं आगे इनके बारे में चर्चा करूंगा, एक एक के बारे में चर्चा करूंगा। तो आप पेन और कॉपी लेकर बैठिए और एक एक तथ्य को आप आराम से लिखते जाइए। हाँ, देखिए, दंडात्मक भौतिकवाद के बारे में चर्चा कर रहा हूं। मार्क्स शुद्ध रूप से भौतिकवादी है। कार्ल मार्क्स शुद्ध रूप से भौतिकवादी है। वे संसार का मूल तत्व प्रकृति के जड़ रूप को मानते हैं, है ना। संसार का मूल तत्व क्या है? वो प्रकृति के जड़ रूप को कार्ल मार्क्स मानते हैं दोस्तों। और कार्ल मार्क्स स्वयं शुद्ध रूप से भौतिकवादी है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और मार्क्स का कहना है कि प्रकृति के इन भूत द्रव्यों से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है और प्रकृति के इन तत्वों की क्रिया प्रतिक्रिया चलती रहती है। इसी के फलस्वरूप मनुष्य की गति निर्धारित होती है। मनुष्य की यही गति उसके विकास की आधार बनती है। यह कार्ल मार्क्स ने दोस्तों बताया है। इस बात को आप आराम से ध्यान में रखें। कार्ल मार्क्स की अवधारणा के बारे में, द्वंद्वात्मक जो अवधारणा है, एक है आध्यात्मिकवादी, एक है भौतिकवादी। कार्ल मार्क्स खुद भौतिकवादी है ना। अध्यात्मवादी उसे कहते हैं जो ईश्वर में विश्वास करने वाला, और भौतिकवादी जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता। तो कार्ल मार्क्स ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। वे कहते हैं कि प्रकृति के इन भूत द्रव्यों से मनुष्य की उत्पत्ति होती है और इसे ही क्रिया प्रतिक्रिया चलती है, और इसी के फलस्वरूप मनुष्य की गति निर्धारित होती है, और मनुष्य की यही गति उसके विकास का आधार बनती है, विकास का कारण बनती है। ऐसा कार्ल मार्क्स मानते हैं। अब देखिए, अतः यह गतिशीलता परिवर्तनशीलता विकास तत्वों के बीच अंतःक्रिया ही भौतिक दंडात्मकता के लक्षण है। यह कार्ल मार्क्स मानते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखें, है ना। आगे उन्होंने बताया, कार्ल मार्क्स ने, मार्क्स प्रकृति के स्वभाव को निरंतर गतिशील मानते हैं। कार्ल मार्क्स प्रकृति के जो स्वभाव है, प्रकृति का स्वभाव, उनको निरंतर गतिशील मानते हैं। इस बात को भी आप ध्यान में रखें। प्रकृति में प्राचीन ह्रास नवीन ह्रास होता है, अतः व्यक्ति को नवीन परिस्थितियों को ठीक ढंग से सुसंबद्ध कर उसका उपयोग कर लें। ऐसा कार्ल मार्क्स मानते हैं। ऐसा कार्ल मार्क्स मानते हैं। आगे, प्रकृति में प्राचीन का ह्रास और नवीन का सृजन होता है। प्रकृति में प्राचीन का ह्रास एवं नवीन का सृजन होता है, अतः व्यक्ति को नवीन परिस्थितियों के ढंग से सुसंबद्ध कर उसका उपयोग कर लेना चाहिए। ऐसा कार्ल मार्क्स मानते हैं। ठीक है ना। ये मैंने बड़ा सार ग्रहण करके एक नोट्स के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों, आज अपन एक ही इनका जो चिंतन है, दंडात्मक भौतिकवाद, उनके बारे में, एक के बारे में चिंतन करेंगे। बाकी जो 3 और चिंतन हैं उनको कल लेकर आऊंगा, और परसों वाली क्लास में मार्क्सवाद है पूरा कर लेंगे। मार्क्सवाद का थोड़ा ध्यान रखना। कार्ल मार्क्स के विचार हैं, और आगे लाने वाले हैं कार्ल हेनरिक मार्क्स 1888-1883, फ्रेडरिक एंजल 1820 से 1895। समय है 11वीं-19वीं शताब्दी के मध्य का। ठीक है ना। और कार्ल मार्क्स की जो पुस्तक है, ग्रंथ है, उनका विचार संबंधी लिटरेचर एंड आर्ट्स नामक किताब में छपे, और उनके ग्रंथ का नाम है ए कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। और एक ये भी ध्यान रखना, मार्क्सवाद सपनों और भावनाओं की कोमल भूमि को नहीं, बल्कि सत्य परिस्थितियों के कठोर धरातल को स्वीकार करता है। इस बात को आप ध्यान रखें। आगे मैं कल और परसों 2 कक्षाओं में अच्छे से कार्ल मार्क्स के सिद्धांत मार्क्सवाद को पूरा करूंगा। मार्क्सवाद में से कोई भी सवाल आपकी परीक्षा से बाहर नहीं जाएगा। आज इतना ही दोस्तों। इस चैनल को अपने साथियों के साथ जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपका आभारी रहूंगा।
नमस्कार, धन्यवाद।